नमस्कार दोस्तों, यथार्थ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होने वाले हैं और फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो 10 फरवरी को है और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होने वाली है। जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि इस बार का चुनाव सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बीच में है, खास करके पश्चिमी यूपी के अंदर। तो आज हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जो है फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र। देखिए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और इस मुकाबले के बारे में बात करें उससे पहले हम आपको इसका चुनावी इतिहास बता देते हैं। देखिए, 2017 के अंदर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उनके प्रत्याशी चौधरी उदयभान सिंह को यहाँ पे 1,08,586 वोट मिले थे और उन्होंने बसपा के प्रत्याशी को यहाँ पे एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया था। बसपा के प्रत्याशी को लगभग 56,249 वोट मिले थे और जो भारतीय जनता पार्टी का स्विंग था वो लगभग 20% के आसपास था और जो जीतने का मार्जिन था वो 23% था। ये एक बहुत बड़ी जीत कही जा सकती है। अब बात करते हैं लोकदल के बारे में। तो लोकदल ने यहाँ पे 38,000 वोट मिले थे उनको और उन्होंने खड़ा किया था यहाँ पे ब्रजेश चाहर को, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भी यहाँ पे लगभग 22,000 वोट मिले थे। तो इस बार जैसा आपको पता है कि लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि मोटा मोटा उनको 50,000 वोट का बेस इस विधानसभा क्षेत्र में है उनके पास में। आइए बात करते हैं अब 2012 की। तो 2012 में ये सीट बसपा ने निकाली थी और बसपा के प्रत्याशी थे सूरजपाल, ठाकुर सूरजपाल। उन्होंने यहाँ पे हराया था निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार चाहर को, जिनको लगभग 61,500 वोट मिले थे। तो जीत तो गई थी यहाँ पे सूरजपाल, लेकिन जो लोगों का दिल था वो राजकुमार चाहर ने जीता। एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते 60,000 वोट लेना और सिर्फ 5,000 वोट से चुनाव हार जाना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हम बोल सकते हैं कि वो चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन वो एक बाजीगर बन के निकले थे। इसका उनको फायदा भी मिला। जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार चाहर को यहां से उम्मीदवार बनाया और उन्होंने पार्टी को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की यहाँ पे और चुन के लोकसभा में आए। अभी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसान मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया है और वो पूरे यूपी में भ्रमण कर रहे हैं, पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, यहाँ पे चौधरी चरण सिंह के बाद में कोई ऐसा एक बड़ा नेता निकल के नहीं आया जिसने राष्ट्रीय परिदृश्य में एक अलग छाप छोड़ी हो या फिर किसानों की बात उठाई हो या किसान बोले कि ये हमारा नेता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही दिन से यहाँ पे एक वैक्यूम है। उस वैक्यूम को क्या राजकुमार चाहर भर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके बारे में किसी दिन और बात करेंगे। आज विषय पे वापस आते हैं, वो है फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र। तो अभी हम बात करते हैं कि इस जो चुनावी इतिहास है उससे क्या निकल के आता है। एक बड़ी बात यूं यहाँ पे निकल के आती है, वो ये है कि जो आपको ये तीनों चेहरे दिख रहे हैं जिन्होंने पिछले इलेक्शन में पहले या दूसरे नंबर पे रहे थे, वो तीनों ही चेहरे इस समय पे भारतीय जनता पार्टी में हैं। चौधरी उदयभान सिंह भारतीय जनता पार्टी में हैं और ठाकुर सूरजपाल भी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी अक्टूबर 2021 में, लेकिन वो अब हमारे बीच नहीं है। और राजकुमार चाहर, जैसा मैंने आपको बताया, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं।
तो ये एक बड़ी बात है कि जो दो चेहरे पिछले चुनाव में 2017 में और 2012 में लोगों को पसंद आए, वो चेहरे इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है, वो ये निकल के आता है कि यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई खास प्रभाव नहीं है। अगर आप देखोगे तो 2017 में सिर्फ उनको 22,000 वोट मिले थे और 2012 में तो छोड़ ही दीजिए। तो समाजवादी पार्टी का नहीं है प्रभाव, लेकिन लोकदल का यहाँ पे एक बेस वोट है जो करीबन 18 से 20% के आसपास है। अगर पिछले दोनों ही इलेक्शन में आप देखो तो उनको वो वोट परसेंटेज मिला है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे लोकदल का एक बेस है जो कि 15 से 18%, ज्यादा से ज्यादा 20% के आसपास है, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ते हुए दिखाई देते। अगर समाजवादी पार्टी का भी छोटा सा जो वोट है वहां पे वो मिला लिया जाए तो तकरीबन वो 25% के आसपास ही पहुंच पाएंगे। अब अगर उनको जीतना है तो उनको इस वोटिंग परसेंटेज में एक बहुत बड़ा स्विंग चाहिए होगा। मेरा जो आकलन है उसके अकॉर्डिंग उनको कम से कम यहाँ पे 18% का स्विंग चाहिए अगर वो ये जीतना चाहते हैं तो। अब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि उन्होंने किसको प्रत्याशी बनाया, भाजपा ने यहाँ पे किसको प्रत्याशी बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 2022 में यहाँ पे क्या होने वाला है। 2022 में यहाँ पे माना जा रहा है, जैसे हमने आपको बताया, कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरएलडी में होगा। भाजपा ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है एक बड़े जाट नेता चौधरी बाबूलाल को। हम आपको बता दें कि चौधरी बाबूलाल यहाँ पे 2 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं राज्य सरकार में, और लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं बीजेपी से 2014 में। तो एक बड़े चेहरे हैं, बड़े जाट नेता हैं, उन पे दाव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो इस चुनाव क्षेत्र है जहां पे एक बड़ा कद उनको, बड़ा उम्मीदवार चाहिए था, वो उसको उन्होंने उतारा है। और अगर राष्ट्रीय लोकदल की बात करें तो उन्होंने यहां से उम्मीदवार बनाया है ब्रजेश चाहर को। तो दोस्तों, ब्रजेश चाहर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई नए नहीं है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लोकदल से ही लड़ चुके हैं। तो एक जाने माने चेहरे हैं क्षेत्र के लिए, और आरएलडी ने उन पे भरोसा जताया। दोस्तों, अब बात करते हैं चुनाव प्रचार की। तो इस बार का जो चुनाव है वो बाकी जो चुनाव होते थे उनसे थोड़ा सा अलग है। इस कोरोना कालखंड में चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों पे और रोड शो पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि जो प्रचार करने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम होता था, बड़ी रैलियों का, जहां पे काफी सारे लोग आ सकते थे, वहां पे प्रत्याशी अपनी बातें उनको बस समझा सकते थे, बड़े नेता आके उनके पक्ष में माहौल बना सकते थे, ऐसा इस बार कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए ये चुनाव थोड़ा सा तो अलग है। अब जो प्रत्याशी हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि वो लोगों तक कैसे पहुंचे। जनसंपर्क एक तरीका है जो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन क्या जनसंपर्क काफी होगा लोगों तक पहुंचने के लिए? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, वहां पे अगर वो लोग जाएंगे तो मुझे लगता नहीं कि सारे गांव या सारे मोहल्ले वो कवर कर पाएंगे, ज्यादातर लोगों से वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए उनको भी अब जो डिजिटल प्रचार का जो माध्यम है उसको कहीं ना कहीं अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, चुनाव आयोग का जो फैसला है वो बहुत ही उचित कदम है, और इस कोरोना कालखंड में हम इस टाइप की रैलियां करने की इजाजत नहीं दे सकते, अदरवाइज तो कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। और पहले फेज के चुनाव में तो मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि चुनाव आयोग कोई बड़ी रैली करने की इजाजत देगा। अगर कोरोना की जो अभी स्थिति है अगर वो सुधरती है तो हो सकता है कि सेकंड फेज से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, लेकिन अभी की परिस्थिति में ऐसा नहीं लगता। तो बात करते हैं कि अभी जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
चौधरी बाबूलाल की, जिन्हें भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जो चौधरी बाबूलाल हैं, वो एक मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं। और कोई शायद ऐसा भी कोई गाँव या मोहल्ला हो, जहाँ पे लोगों को वो बाई फेस और बाई नेम नहीं जानते। तो इसका उनको फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि वो लोगों के जाने-पहचाने प्रत्याशी हैं। अब वो क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबको एक ही बात बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और इस बार मुझे जिता दीजिए। और साथ में ये भी गिनाते हैं कि जब वो सांसद थे, विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने क्षेत्र में क्या-क्या काम किए थे। उन्होंने कितनी सड़कें बनवाई हैं, उन्होंने कितने पुल बनवाए हैं, ये भी वो लोगों को बताते हैं। और साथ में मोदी जी का नाम और योगी के काम भी लोगों को बताते हैं। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जो वो खुल के बोलते हैं। इसके अलावा वो बोलते हैं कि जो कुछ अधूरे काम पड़े हुए हैं, उनको उन्हें पूरा करना है। तो उसमें वो क्या गिनाते हैं, उसमें बोलते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और ये सबको पता है कि फतेहपुर सीकरी में पानी की समस्या आज से नहीं है। अगर आप बात करो तो अकबर के टाइम पे भी जो राजधानी का जो जगह जो चेंज किया था यहाँ से उसको जो शिफ्ट किया था, उसका भी जो बड़ा कारण था वो यही था कि यहाँ पे पानी की दिक्कत थी और यहाँ पे उनके लिए संभव नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे लोगों को पानी की व्यवस्था कर सकें। इसीलिए उन्होंने यहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करके आगरा में राजधानी बनाया था। और अगर दोस्तों राजधानी फतेहपुर सीकरी बनी रहती उस टाइम पे, तो हो सकता है आज की तारीख में देश की राजधानी फतेहपुर सीकरी होती। चलो छोड़ो। तो ये तो देखना होगा कि क्या वो ये फतेहपुर सीकरी की जो पानी की समस्या है, वो उसे दूर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसके साथ-साथ वो ये भी बोलना नहीं भूलते कि एक बार अगर वो जीत जाएँगे, तो जो अफ़सर हैं, वो वही करेंगे जो उनको करना चाहिए। देखिए चौधरी बाबूलाल जी की एक छवि है क्षेत्र में और वो उसे ज़ाहिर करने में भी कोई गुरेज़ नहीं करते और करना भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र से वो इतनी बार जीत के आए हैं और वो उसी छवि की वजह से जीत के आए हैं। तो बनता है, लेकिन साथ में वो ये बोलना नहीं भूलते कि जो युवा हैं, उनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए और सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी बात है, जो वो एक बोलते हैं कि सबका साथ और सबका विकास। ये शायद हो सकता है इतने दिन से भाजपा में हैं, तो ये बात वो आजकल बोलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे जो प्रत्याशी हैं हमारे ब्रजेश चाहर की। तो देखिए ब्रजेश चाहर भी जनसंपर्क कर रहे हैं और जनसंपर्क करते टाइम पे वो भी यही बात बोल रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो दोनों प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं और मतलब जिनके जीतने की संभावना ज़्यादा है, वो यही बात बोल रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो ब्रजेश चार बोलते हैं कि अगर वो इस बार नहीं जीतेंगे तो कभी नहीं। तो उन्होंने नारा भी दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और वो ये बोलते हुए भावुक हो जाते हैं कि उनके जो पिता हैं और उनके जो दादा थे, उनके जो सपने थे, क्षेत्र के लिए जो काम करना चाहते थे, उस सपने को वो पूरा करना चाहते हैं। और ऐसा बोलते हुए वो लोगों से आशीर्वाद माँगते हैं। बोलते हैं कि ये आपका बेटा है, बेटा समझ के मुझे आशीर्वाद दीजिए। और भावुक हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके बस आँखों से आँसू निकलने ही वाले हैं। तो ये जो उनकी अपील है, ये जो सहानुभूति जो लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक लोगों के अंदर तक जाती है और लोगों दे ऐसा लग रहा है कि लोगों में उनके प्रति भी उत्साह है। और एक खास करके बुजुर्गों के मन में एक सहानुभूति है कि एक बार मौका इनको भी देना चाहिए। और वो अपने आप को सँभालते हुए फिर बोलते हैं कि जो यहाँ पे उनके प्रतिद्वंदी हैं, वो इतने साल से विधायक हैं और इस क्षेत्र में इतनी बार लोगों ने उनको जिताया है। एक बार मौका वो ब्रजेश साहब को भी देके देखें। तो ऐसे बोल के वो विरोधियों पे हमला भी करते हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं ब्रजेश साहब की, तो वो एक
जाने माने चेहरे हैं इस क्षेत्र के लिए और जाट कम्युनिटी से आते हैं और जिस खाप से आते हैं वो चाहर खाप है। तो उनका अच्छा खासा जनाधार यहाँ पे है, जैसा कि आपको मैंने बताया था चुनावी इतिहास में कि पिछले बार भी उन्होंने 38,000 के आसपास इनको वोट मिले थे। अब ये उनके जो सहानुभूति की लहर है, क्या उनको जिता पाएगी कि नहीं जिता पाएगी? इसमें भी एक ट्विस्ट है। एक्चुअली जिस खाप से वो आते हैं, चार खाप, उसी खाप से राजकुमार चाहर चारों के बड़े नेता हैं और उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनके लोकसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो उम्मीदवार अगर जीत नहीं पाएँगे या उनका जो मार्जिन है वो कम होगा, तो लोग उन पे भी सवाल उठा सकते हैं। तो इसलिए वो भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो उनकी कम्युनिटी के वोट हैं, वो ट्रांसफ़र करा पाएँ चौधरी बाबूलाल के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये धांसू और आंसू की लड़ाई में कौन बाजी मारता है। अब बसपा ने भी यहाँ पे अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। अब बसपा का जो उम्मीदवार है ये काफ़ी नए हैं और क्षेत्र में ज़्यादा लोग इनको जानते भी नहीं हैं और इस बार ऐसा कुछ मौका भी उनको नहीं मिलेगा कि कोई बड़ी रैली करके अपने लिए हवा बना पाएँ। तो बसपा ने जो उम्मीदवार को खड़ा किया है वो हैं डॉक्टर मुकेश राजपूत। तो देखना होगा कि वो क्षेत्र में कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वो भी बातें करते हैं तो बोलते हैं कि जो बहन मायावती ने एक लेदर पार्क यहाँ पे बनवाना था, उसका काम अधूरा रह गया, तो वो उसको पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पानी की समस्या है, वो उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएँगे। लेकिन इतिहास ये बताता है कि 2 जाटों की लड़ाई में कई बार इस विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हुआ है कि कोई तीसरा ही आके जीत के चला गया है। जैसा कि हमने देखा था 2012 में ऐसा हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा होगा इसकी संभावनाएँ बहुत